अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है सीआरपीसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट किस लिए है? देखें, सीआरपीसी के जितने भी लेक्चर हैं उसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स आपने जुडिशरी के लिए नोट डाउन करने हैं कि ये टॉपिक्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो हम सीआरपीसी स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं और सीआरपीसी में अक्सर ऐसे भी टॉपिक थे जो इंपॉर्टेंट नहीं थे लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ाया। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न यही था ताकि आप ये ना कहें कि सीआरपीसी के अंदर हमने इस टॉपिक को मिस कर दिया है। क्योंकि सीआरपीसी क्या है? एक प्रोसीजरल लॉ है और साथ ही साथ जो है उसके अंदर आपको ईच एंड एवरी कॉर्नर समझ में आना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर सीआरपीसी सेकंड शेड्यूल जो है वो थोड़ा समझा दें। तो सीआरपीसी सेकंड शेड्यूल आखिर है क्या और इसको किस तरीके से पढ़ना है, इसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि जब आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के साथ जुड़ेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जितने भी हमारे पास प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं वो जब उनके पास कोई केस आता है सबसे पहले वो ओपन क्या करते हैं? सेकंड शेड्यूल। वो सेकंड शेड्यूल ओपन किस लिए करते हैं? उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि उनको ये अवेयरनेस हो जाए कि आइदर दिस ऑफेंस इज़ बेलेबल और नॉन बेलेबल, आइदर दिस ऑफेंस इज़ कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, आइदर दिस ऑफेंस इज़ कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में फर्स्ट हमारे लेक्चर के अंदर कि जो आपका ऑफेंस है वो आइदर होता है कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल। फिर फर्दर हमने ये देखा कि या तो वो होता है बेलेबल और नॉन बेलेबल, फिर या तो वो होता है कंपाउंडेबल या नॉन कंपाउंडेबल। पीपीसी पढ़ के सीआरपीसी जिसने पढ़ी वो अच्छे तरीके से सीआरपीसी को समझ सकता है। अगर किसी ने डायरेक्टली सीआरपीसी में हाथ डाला, पीपीसी को समझे बगैर, पीपीसी का स्केच को समझे बगैर, पनिशमेंट को समझे बगैर, तो उसको सीआरपीसी समझ में नहीं आएगी। समझ में आ जाएगी 80%, लेकिन 20% समझ में नहीं आएगी। क्यों? जहाँ जहाँ पर पीपीसी के रेफरेंसेस होंगे। जब आप सीआरपीसी का सेकंड शेड्यूल ओपन करेंगे तो ये सीआरपीसी का सेकंड शेड्यूल है जो आपको बुक की इस शेप में नहीं मिलेगा बल्कि इस लॉन्ग शेप में मिलेगा, वर्टिकल शेप में। यहाँ पर आपको डिटो का वर्ड भी मिलेगा, यहाँ पर आपको कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल सारे के सारे ऑफेंसेस मिल जाएंगे जो अंडर पीपीसी हैं। अब ये मेरा जो लेक्चर है आज का, ये उनको ज़्यादा समझ में आएगा जिन्होंने पीपीसी को कम से कम ज़िंदगी में एक बार पढ़ा होगा। लेक्चर की तरफ, सेकंड शेड्यूल की तरफ जाने से पहले तो ये समझ लें कि कॉग्निजेबल, बेलेबल और कंपाउंडेबल में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया एक ऑफेंस है जो कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि आइदर इट इज़ कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। क्यों ये देखा जाता है? जैसे ही पुलिस एफआईआर या रिपोर्ट दर्ज करेगी तो पुलिस ये देखेगी कि ये ऑफेंस क्या है, ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, जो कि सीआरपीसी सेकंड शेड्यूल के अंदर बताया गया है। अगर तो वो ऑफेंस होगा कॉग्निजेबल, क्या होगा? कॉग्निजेबल, जिसके अंदर पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 सीआरपीसी उसके उस अक्यूज के ऊपर लग जाएगी एफआईआर, कट जाएगी एफआईआर। और अगर वो ऑफेंस होगा नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है, तो फिर पुलिस उसके ऊपर काटेगी रिपोर्ट, 155 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट काटेगी। लेकिन अक्सर हम प्रैक्टिस के अंदर वर्ड सुनने को हमें मिलेगा, कौन सा? एनसी। एनसी का मतलब क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट, ठीक है। और एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है? फर्दर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हरगिज नहीं है। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और एफआईआर का कॉन्सेप्ट क्या है, एफआईआर का बेसिक पर्पस क्या है, वो हम जब चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे फिर मैं आपको एफआईआर इन डिटेल भी समझा दूंगा। लेकिन अभी तक के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना समझ लें कि जो हमारे पास एफआईआर है उससे हरगिज़ ये साबित नहीं हो सकता कि ये शख्स मुजरिम है, ये शख्स मुजरिम है, इसने जुर्म किया है। एफआईआर जस्ट इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और पुलिस अपनी रिपोर्ट में हरगिज़ ये नहीं कह सकती कि इस बंदे ने जुर्म किया है। ये आपको जजमेंट इसके ऊपर मिल जाएगी, जस्टिस फाइज ईसा की। और दूसरी बात ये कि जो एफआईआर होती है उससे एक मुजरिम जो है वो सिर्फ मुलजिम होता है, मुजरिम नहीं होता, ठीक है। एफआईआर हो गई या कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल के ऊपर, नॉन कॉग्निजेबल के ऊपर एनसी कट गई। फिर जब एफआईआर या एनसी कटी उसके बाद जब वो ट्रायल उसका स्टार्ट होगा या फिर क्या होगा, ये पुलिस जब उसको अरेस्ट करने के लिए जाएगी, अरेस्ट कर लिया या अरेस्ट नहीं किया, तो फिर ये देखा जाएगा कि ये ऑफेंस जो है वो बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल है। बेलेबल अगर होगा
सो द बेल इज़ योर मैटर ऑफ राइट, मतलब कि जो अक्यूज्ड है उसका मैटर ऑफ राइट है, मतलब कि उसका एक हक है कि वो बेल के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकता है बिकॉज इट इज़ एन बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल में तो जर्नली बेल ग्रांट होती ही होती है, लेकिन अक्सर आपको ऐसे एडवोकेट्स भी मिलेंगे जो बेलेबल ऑफेंस के अंदर जो बेल रद्द करवा देंगे। और नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इसका बेल का, तो उसके अंदर हम इसको मज़ीद एलोबरेट करेंगे। जब नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर जर्नली बेल इज़ नॉट ग्रांटेड, कैन नॉट बी ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट, बट इन सर्कमस्टांसेस, इन सच कंडीशंस बेल कैन बी ग्रांटेड आल्सो इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो बेल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर भी ग्रांट की जा सकती है। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर किस तरीके से ग्रांट की जाएगी? नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर उसकी कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, वेयर देयर इज जनरल रूल देयर इज जनरल लॉ देयर इज आइदर एन एक्सेप्शन, तो उसकी भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं। फिर बात करेंगे कि जब बेल हो गई या बेल नहीं हुई, ट्रायल कमेंस हुआ, ट्रायल स्टार्ट हुआ या प्री ट्रायल स्टेजेस पे अभी चल रहा है केस, तो फिर वो ये देखेंगे कि आइदर इट इज एन कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। अब ये कंपाउंडेबल क्या है, नॉन कंपाउंडेबल क्या है? कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल भी सेकंड शेड्यूल के अंदर बताया गया है, इस लाइन के अंदर, ये यहाँ पर 6 जो लाइन है यहाँ पर बताया गया है। तो नॉन कंपाउंडेबल क्या है? कंपाउंडेबल वो ऑफेंसेस जिसके अंदर सुलह सफाई हो सके। कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस होंगे जो कि मर्डर है या फिर किसी को इंजरी, किसी को प्राइवेट हर्ट पहुंचाए, प्राइवेट बॉडी का हर्ट पहुंचाए, फिर भी वो क्या है, ऑफेंसेस रिलेटेड टू बॉडी है, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो कंपाउंडेबल है। कुछ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं। नॉन कंपाउंडेबल में कुछ ऐसे ऑफेंसेस आएंगे कि जो अगेंस्ट द स्टेट होंगे या फिर जिसके अंदर स्टेट इन्वॉल्व हो जाएगी, तो फिर वो नॉन कंपाउंडेबल है, उसके अंदर सुलह सफाई हो ही नहीं सकती। कंपाउंडेबल का मकसद क्या होता है? जहाँ पर सुलह सफाई हो सके दोनों पार्टीज़ के दरमियान, वो जो है दियत की सूरत में, कंपनसेशन की सूरत में आपस में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं, मतलब कि सुलह सफाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको 3 जो कॉन्सेप्ट्स थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये आपके क्लियर हो गए सेकंड शेड्यूल को समझने से पहले पहले वाले। अब आते हैं हम सेकंड शेड्यूल की तरफ। अब जो हमारे पास सेकंड शेड्यूल है, अब इसके अंदर सबसे पहले पीपीसी ज़रा ओपन कर लें। पीपीसी जब आपने ओपन की, सीआरपीसी का सेकंड शेड्यूल जब आप पढ़ रहे हैं, तो आपके सामने पीपीसी का मौजूद होना भी बहुत ज़रूरी है। उसका मौजूद होना ज़रूरी किस लिए है? क्योंकि जब आप सेकंड शेड्यूल को पढ़ रहे हैं, तो सेकंड शेड्यूल के अंदर आप यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन कौन सा देखेंगे? फर्स्ट सेक्शन ही आप देखेंगे अबेटमेंट का, जो कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? आपका स्टार्ट हो रहा है ये सेक्शन नंबर 107 से। अब आप कहेंगे कि सर ये स्टार्टिंग के जो हमारे पास सेक्शंस मौजूद थे, स्टार्टिंग के जो हमारे पास सेक्शंस मौजूद थे 1 से लेके 106 तक, वो सारे के सारे कहाँ चले गए? तो देखें, स्टार्टिंग के सेक्शंस के अंदर आपकी डेफिनेशंस थी, फिर उसके बाद चैप्टर 4 के अंदर आपके क्या आ गया था? जर्नल एक्सेप्शंस आ गई थी, और फिर वो 106 तक थे ना, फिर 107 के अंदर आपकी अबेटमेंट का चैप्टर स्टार्ट हुआ। अबेटमेंट का जो चैप्टर स्टार्ट होता है, तो वो ही पहला ऑफेंस आपको नज़र आता है किसके अंदर? पीपीसी के अंदर। ये आपके इस जो चार्ट नंबर है, चार्ट है, ये आपका पूरा का पूरा एक चार्ट मौजूद है। ठीक है, ये फर्दर आपको 511 तक लेके चलेगा। ठीक है, अब पहले बॉक्स के अंदर, पहली लाइन के अंदर आपको क्या मिलेगा? पहली लाइन के अंदर आपको मिलेगा ऑफेंस। ऑफेंस क्या है? अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, एन एक्ट अबेटेड इज कमिटेड, द कॉन्सिक्वेंसेज एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट, मतलब उसकी कोई पनिशमेंट मौजूद ना हो तो अबेटमेंट की पनिशमेंट तो मिलेगी। फिर जो आपका पैरा नंबर 3 है, उसके अंदर क्या बोलता है? वेदर द पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट और नॉट, मतलब क्या हो गया कि क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। ठीक है, तो थर्ड के अंदर आपको क्या मिल जाएगा कि आइदर इट इज़ एन कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। फिर फोर्थ के अंदर जब आप आएंगे, फोर्थ के अंदर क्या मिल जाएगा? वेदर द वारंट और समन्स शल ऑर्डिनरी इशू द फर्स्ट इंस्टांस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्या फर्स्ट इंस्टांस पर ही उसको वारंट या समन्स इशू कर दिए जाएं या नहीं किए जाएं। फिर फिफ्थ पे है कि क्या वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। फिर सिक्स पे आ जाता है क्या वो कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। फिर सेवन्थ पे आ जाता है क्या वो पीपीसी के अंडर पनिशेबल है या नहीं। और उसके बाद 8 कॉलम पे ये मिलता है कि वो कौन सी कोर्ट, कौन सी अदालत ट्राई कर सकती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक जो 109 का, इसका 109 है। अब आप कहेंगे सर 107 कहाँ गया, 108 कहाँ गया? 107 और 108 के अंदर आपकी अबेटमेंट की डेफिनेशन है, 109 में ही आपकी सज़ाएँ मौजूद है।
तो 109 ने तो हमें ये बताया ऑफेंस क्या था, ठीक है। उसके बाद पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट इफ़ अरेस्टेड फॉर द ऑफेंस अबेटेड मे बी मेड विदाउट वारंट, मतलब क्या है ये, विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उसके बाद अकॉर्डिंग इज द वारंट समन्स इशू फॉर द ऑफेंस अबेटेड, मतलब कि जैसा अबेटमेंट होगी उसी तरीके से उसको समन्स और जो वारंट है वो इशू किए जाएंगे। फिर बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस अबेटेड इज़ बेलेबल और नॉट, मतलब कि जैसी वो अबेटमेंट करेगा उस हिसाब से, उस नेचर से देखा जाएगा कि वो अबेटेड है, कि क्या वो जो है बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अकॉर्डिंग टू द अबेटेड कंपाउंडेबल और नॉट, मतलब कि अगर छोटा होगा, छोटी कोई ऐसा जुर्म होगा कि जिसके अंदर कोई छोटा ऑफेंस, छोटे ऑफेंस की उसने अबेटमेंट की होगी, तो वो जो है क्या होगा, उसके अंदर बेल ग्रांट हो सकती है, और अगर कोई बड़ा ऑफेंस होगा उसके अंदर नॉन बेलेबल होगा। फिर उसके बाद 7 कॉलम के अंदर कि क्या वो पनिशेबल बाय लॉ है, अंडर पीपीसी है या नहीं, तो वो द सेम पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस अबेटेड, मतलब जो उसने अबेटमेंट की है जिस ऑफेंस की, उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वही पनिशमेंट उसकी भी होगी। ये तो हो गया आपका 109। फिर इसी तरीके से ये आपको लेके चलेगा आगे 1010 तक, फिर उसके अंदर भी बताएगा मे अरेस्ट विदाउट वारंट, और ये फिर लास्ट में सेकंड पेरा पे 1111, 1113, 1114, 1115 के आगे आगे आप देखेंगे डिटो डिटो डिटो। अब ये डिटो डिटो क्या है? एक स्टूडेंट था, उसने मुझसे क्वेश्चन रेज किया था, लेकिन मैं यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं करूँगा। तो खैर डिटो का मतलब क्या है, जैसे हम लिखते हैं ना ऊपर, फॉर एग्जांपल हमने एक ही लाइन बार बार लिखी, तो फिर क्या होता है, हम नीचे लिखते हैं सेम एज। तो इसी तरीके से डिटो का मतलब ये है कि जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके है मे अरेस्ट विदाउट वारंट इफ़ अरेस्टेड फॉर द ऑफेंस अबेटेड मे बी मेड विथ आउट वारंट, मतलब कि विदाउट वारंट कॉग्निजेबल ये ऑफेंस है। तो इसके नीचे वाले 4 ऑफेंसेस भी क्या हैं, कॉग्निजेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट 302 पर। 302 को ज़रा समझेंगे तो ज़्यादा आपको समझने में आसानी होगी। टू 295 सी सारे इंपॉर्टेंट है। 302 कत्ले अमद ऑफेंसेस इफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ऑफेंसेस इफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी पे जब आप आएंगे तो क्या है, कत्ले अमद मे अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है, मतलब पुलिस अरेस्ट कर सकती है उसको विदाउट वारंट, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद वारंट इशू होगा, और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब कि इसके अंदर जर्नली बेल ग्रांट नहीं हो सकती। कंपाउंडेबल है या नहीं, कंपाउंडेबल। अब आप कहेंगे कंपाउंडेबल कैसे है, क्योंकि उसने किसी शख्स को मारा है, उसके जो उसके लीगल हेयर्स हैं वो उसको कंपाउंड कर सकते हैं। उसकी जो पनिशमेंट है किसास, दियत, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड इम्प्रिजमेंट अप टू 25 ईयर्स, ठीक है। और ये ट्रायल बाय किसके है, ट्रायल बाय सेशन, यानी कि सेशन कोर्ट जो है इसका ट्रायल चलाएगी। उसके बाद कत्ले अमद किसास, कत्ले अमद, कत्ले 312, 320 कत्ले ख़ता, 319 पे 3 कत्ले ख़ता है, कत्ले ख़ता बाय रेश एंड नेग्लिजेंट एक्ट मे अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये भी एक क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उसके बाद वारंट जो है डायरेक्ट इशू होगा, बेलेबल ऑफेंस है ये एक, मतलब बेल ग्रांट हो सकती है कत्ले ख़ता के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये भी एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है, और इसकी जो पनिशमेंट है वो कितनी है, दियत, इम्प्रिजमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर 10 ईयर्स, फिर दियत, और जो ट्रायल बाय ये है कोर्ट बाय सेशन, इसका ट्रायल चलाया जाएगा, ठीक है। मतलब लास्ट के अंदर आपको ये भी मिल जाएगा कि ये इसका ट्रायल चलाएगा कौन, मजिस्ट्रेट चलाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन चलाएगा, या हाई कोर्ट चलाएगी, ठीक है। तो जितने भी ऑफेंसेस हैं इनके अंदर अमूमन जो मेजर ऑफेंसेस हैं इसके जो ट्रायल है वो कोर्ट ऑफ सेशन चलाती है। इसी तरीके से आपको पीपीसी के 511 तक सारे के सारे सेक्शंस मिल जाएंगे। असल जो मेरा मकसद था ये स्केच खोलने का, वो मकसद ये था कि आपको ये समझ में आ जाए कि इसको पढ़ना कैसे है। अब एक एक सेक्शन को अगर मैं समझाने बैठूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, और स्टूडेंट्स फिर बोर हो जाएंगे। मकसद अगर आप समझ जाते हैं, पैरा 1 के अंदर, पैरा 2 के अंदर, पैरा 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है, डिटो का मतलब क्या है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, या कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। फिर उसके बाद 7 कॉलम पे क्या लिखा हुआ है, 7 कॉलम के अंदर उसकी पनिशमेंट्स, 8 कॉलम के अंदर कोर्ट का जिक्र है, कौन सी कोर्ट जो है इसका मुकदमा चलाएगी। ये अगर आपको समझ में आ गया स्केच तो मोर देन इनफ है आज के लिए। अब ये हम पढ़ते क्यों हैं ये भी मैं समझा देता हूँ।
ये पढ़ने का मकसद क्या है, ये पढ़ने का जो हमारा मकसद है इस स्केच को या फिर इस सेकंड शेड्यूल को, वो मकसद सिंपली इतना है ताकि आप ये डिसाइड कर सकें जब आपके पास कोई भी केस आता है, जब आपके पास कोई भी जो है एफआईआर लेके आता है कोई भी क्लाइंट, तो आप ये देखें कि अगर तो वो बेल करवाने आया है तो क्या उसके अंदर बेल ग्रांट हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वो कहता है कि हमें सुलह सफाई करनी है तो क्या वो कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है, या एफआईआर नहीं हुई तो आप ये देखें कि आइदर वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। थर्ड और फोर्थ शेड्यूल का जिक्र कर रहे थे आपके साथ। थर्ड और फोर्थ शेड्यूल किस चीज़ के बारे में, वो जो मैंने सेक्शन नंबर 36 और 37 जब मैंने समझाया था तो उसके साथ ही साथ थर्ड और फोर्थ शेड्यूल भी आपके साथ डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर ऑर्डिनरी एंड एडिशनल पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड शेड्यूल, सीआरपीसी सेकंड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल इस चीज़ के बारे में, और उसके बाद आपका आ जाता है थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। फोर्थ के बाद फिफ्थ जो शेड्यूल है उसके अंदर जस्ट वारंट के जो है सैंपल बने हुए हैं कि किस तरीके से वारंट इशू होगा। वारंट जो इशू होगा उसकी जो है पर्टिकुलर पैराग्राफ किस तरीके ड्राफ्टिंग वगैरह किस तरीके से होगी। मतलब कि आपको सीपीसी और सीआरपीसी की ड्राफ्टिंग के लिए अगर आप बुक का एंड भी खोल लेना तो वहाँ पर भी आपको ड्राफ्ट्स वगैरह मिल जाएंगे कि किसी को समन्स हो रहे हैं, मिसलिनियस एप्लीकेशंस जो हैं वो किस तरीके से हमने ड्राफ्ट करनी है, वो आपको थोड़ा बहुत मटेरियल यहाँ से भी कलेक्ट हो सकता है। ठीक है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, गुड बिहेवियर, ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास ये देखें ना आप, ये क्या हैं, ये सारे के सारे ऑर्डर्स हैं, या ऑर्डर्स भी हैं या ड्राफ्टिंग भी आप इससे अगर इसको थोड़ी बहुत कॉपी पेस्ट करें तो आप सीख सकते हैं। मतलब सीखने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पढ़े कौन, यही बात है ना। तो कहने का मकसद सिंपल इतना है, अगर आप टाइम देंगे बुक्स को तो बुक्स आपको फर्दर आगे चल के कामयाब करेंगी। अगर आप बुक्स को ही टाइम नहीं देंगे, ख़ुद को टाइम नहीं देंगे, तो फिर आप ख़ुद से या मुझसे गिला करना छोड़ दें कि सर समझ में नहीं आता। बाकी फर्दर जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा, अभी तक सीआरपीसी समझ में नहीं आई, तो जिस पॉइंट पे वो अटके हुए हैं, जो पॉइंट उनको समझ में नहीं आ रही, उसके बारे में क्वेश्चन रेज़ करें। आप 10 सवाल करेंगे, 20 सवाल करेंगे, 100 सवाल करेंगे, मैं ईच एंड एवरी कॉर्नर आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जो चीज़ मुझे नहीं आएगी मैं अपने सीनियर से पूछ के आपको गाइड करता चलूँगा। लेकिन कभी आप ये ना समझें कि बस समझ में नहीं आ रहा तो इसका मकसद कभी भी समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपकी स्टेज पे था एज़ बीइंग स्टूडेंट, आज भी मैं खुद को स्टूडेंट ही कहता हूँ। आज मैं कोई कुछ बन नहीं गया, आज भी मैं लॉ का स्टूडेंट ही हूँ और टिल द डेथ मैं स्टूडेंट ही रहूँगा लॉ का। मैं आपको सिंपल इतना कहूँगा कि एक टाइम था जब मैं एलएलबी के थर्ड ईयर में था, मैं ज़ीरो था लॉ में। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो हूँ लॉ में, लेकिन उस टाइम पे लॉ की डेफिनेशन पढ़ने भी नहीं आती थी। आप तो माशाल्लाह से ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है कि मेरे पढ़ाने से पहले एक बार लॉ को समझ के आ चुके हैं। तो बैक बेंचर भी थे हम, तो टीचर ये कहता था कि बेटा आप आगे चल के क्या करेंगे, प्रैक्टिस करें, बाकी और तो कुछ कर नहीं सकते। तो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद सिंपल इतना है, उस टाइम पे एक ईगरनेस थी कि लॉ को समझना चाहिए, लेकिन क्या कोई गाइड करने वाला नहीं था। कोई अच्छा टीचर हमें नहीं मिला जो हमें प्रॉपर रोड मैप दे सके कि किस तरीके से आपने तैयारी करनी है, किस तरीके से आपने लॉ को पढ़ना है, लॉ को समझना है और आगे फर्दर दूसरों को समझाना है। स्किल्स नहीं थी, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी। ठीक है, डाइस पे खड़े होते थे तो खड़े होने के साथ साथ सिर्फ ये पता था कि खड़े किस लिए हैं, बाकी बोलना नहीं आता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आई, टाइम विद द पेस ऑफ टाइम खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आए, और जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज जो है हज़ारों स्टूडेंट्स के सामने भी ख़ुद को प्रूव कर लेते हैं कि हाँ भाई हमें ये चीज़ समझाने आती है। ये किसकी वजह से, देखें मैं इतना कहूँगा आपको कि जो भी शख्स इस दुनिया में आता है वो दुनिया में आने से पहले कुछ भी नहीं होता, ज़ीरो होता है। दुनिया में आने के बाद ही वो सीखता है। ठीक है, लॉ की फील्ड में आने से पहले हमें लॉ की डेफिनेशन भी नहीं आती थी, फिर हमें किसने सिखाया? जाहिर सी बात है हम आहिस्ता आहिस्ता सीनियर से सीखा, कुछ बुक से पढ़ा, पढ़ते पढ़ाते आखिर इस स्टेज पर पहुंच गए कि अब जो है लॉ के जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, उसको एक बार पढ़ते हैं तो समझ में आ जाती है चीज़ें। तो ये कैसे आता है, देखिए ना, आप देखें एक बच्चा होता है, वो जब चलना सीखता है तो थोड़ा सा चलता है आगे और फिर वो जो है गिर जाता है, नहीं चल पाता, फिर उठता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिर जाता है, और एक स्टेज ऐसा आता है वो चलना आखिर सीख जाता है। तो
लॉ की फील्ड भी कुछ इस तरीके से, एक सीढ़ी आपने चढ़ी, फिर दूसरे बाद दूसरी, फिर गिर गए, ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी, ऐसा करते करते आप एक दिन एक मुकाम पर पहुंच जाएंगे। और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स से कि एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे कि आप कहेंगे कि वाकई हमने जो हमारा मकसद था लॉ को पढ़ने का, हमारा जो मकसद था वो पूरा हुआ। और जिस दिन आप किसी स्टेज पे पहुंच गए, मेरा यहाँ पर खड़े होकर पढ़ाने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। अभी रात के तकरीबन कोई 1:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि 2-4 बातें मैं आप तक कन्वे कर लूँ, जो स्टूडेंट की क्यूरीज़ हैं वो क्लियर कर लूँ, ठीक है। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप करें। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि विद इन फ्यू मंथ्स जो आपकी जुडिशरी की टेस्ट है 2024 की, वो अनाउंस हो जाएगी। और अनाउंस होने के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप में से सारे के सारे स्टूडेंट्स अपनी काबिलियत को शो करके उसको क्रैक करके दिखाएंगे। अंडरस्टैंड? और आपकी कामयाबी में ही मेरी कामयाबी है। थैंक यू, दैट्स ऑल।